नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे ममता दीदी के गढ़ की, पश्चिम बंगाल की, जहां पर कट्टरपंथियों ने ईडी की टीम पर हमला किया। हमला करने के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद ममता दी की सरकार बनी, तो उसके तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल में दंगे हुए और तत्कालीन राज्यपाल पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, जो कि इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने केंद्र को कार्रवाई करने के लिए लिखा था, जिसमें कार्रवाई हुई। जब दंगों में एक कम्युनिटी पर हमला किया गया ममता के गुंडों के द्वारा, कई लोग अपना घर बार छोड़कर बंगाल से चले गए और ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में आम हो गई। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है पश्चिम बंगाल का, ईडी की टीम पर हमला किया गया। उत्तरी 24 परगना जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां के एक गांव में शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है, जिसके बारे में ये खबर मिली, ये जांच चल रही थी कि वो जो राशन सप्लाई है उसका 30% ही मार्केट में वितरित करता है, बाकी बाजार में बेच देता है। जो मोदी सरकार की योजना चली थी 80 करोड़ गरीबों को अनाज फ्री में बांटा जा रहा था, उसमें शाहजहां शेख सिर्फ 30% का कोटा वितरित करता था, 70% बाजार में बेच देता था। तो जब ईडी की टीम कल वहां पर जांच करने के लिए पहुंचती है, तो शाहजहां शेख का घर बंद मिलता है और शाहजहां शेख को यह सूचना पहले से ही थी कि ईडी उसकी जांच करने के लिए आ रही है। तो उस गांव में जो एक कट्टरपंथी कम्युनिटी है, वो 500 से 600 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि ईडी के अधिकारियों ने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसमें 800 से 1000 लोगों के बारे में बताया गया है कि भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो ईडी की टीम पर जबरदस्त हमला किया गया। एक ईडी के अधिकारी हैं राजकुमार राय, जिनको कि 7 टांके आए हैं। 2 अधिकारियों को और टांके आए हैं 4-4। 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी हैं, टायरों में आग लगा दी गई। जबकि सीआरपीएफ की एक टुकड़ी केंद्र सरकार ने अवेलेबल कराई थी। तो आप ये जानिए, अगर सीआरपीएफ वहां पर गोली चला देती या कोई कार्रवाई कर देती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन अधिकारियों ने संयम लेते हुए इस दुर्घटना को टाला। लेकिन क्या यह घटना सही है? क्या संवैधानिक ढांचे पर हमला करना सही है? ये इंडी गठबंधन के लोग के आए दिन कहते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र तो पश्चिम बंगाल में खतरे में है। कौन सा ऐसा चुनाव है जहां पर पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं होती? बम चलाए जाते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को पीटा जाता है, पुलिस बल पर हमला किया जाता है। ये कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, ममता के चेले और गुंडे हैं। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो बाहर के आए हुए लोग हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वो ये कार्रवाई करते हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं।
आसाम में तो 40% मुस्लिम हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इन कट्टरपंथियों का इलाज किया है, इन बाहर के लोगों का इलाज किया है, वो काबिले तारीफ है। वहां पर कोई घटना क्यों नहीं घट जाती? उत्तर प्रदेश में भी 18 से 20% तक मुस्लिम हैं, आए दिन दंगे हुआ करते थे, वहां पर अब कोई इस तरह की घटना क्यों नहीं घट जाती? क्योंकि ममता दी का इन कट्टरपंथियों को संरक्षण प्राप्त है। यही ममता दी बंगाल में जब सरकार में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो सोमनाथ चटर्जी जो लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम पर, उनके ऊपर कागज फाड़ के फेंक दिए थे और कहती थी बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में घुस आए हैं। अब वही ममता दीदी उन घुसपैठियों को संरक्षण देती है। तो केंद्र सरकार तुरंत एक्शन मोड में आती है, अमित शाह तुरंत एक्शन मोड में आते हैं और उस शाहजहां शेख को ईडी कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार करके लाती है। 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का घोटाला इसमें बताया जा रहा है और ये नेटवर्क पूरे बंगाल में है कि जो राशन, जो खाद्य सामग्री गरीबों को अन्न बांटने की मोदी सरकार ने चला रखी है, सिर्फ उसमें से 25 से 30% गरीबों को बांटा जाता है, उसमें भी एक कम्युनिटी विशेष को बांटा जा रहा है, बाकी बाजार में खुला बेच दिया जा रहा है। तो शाहजहां शेख जिसने ये हमला करवाया, ईडी के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे कॉलर से पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया है। कुछ हमलावरों को भी बैठाया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन प्रशासन ममता दीदी का है। सभी हमलावरों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। ईडी के अधिकारियों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन ममता दीदी का प्रशासन रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। अमित शाह जो कि एक्शन मोड में हैं और ये जांच चल रही है और इनके जो मंत्री हैं खाद्य विभाग के, वो भी ईडी की गिरफ्त में हैं। और जो इनका शिक्षा घोटाला हुआ था, उसके मंत्री पार्थ चटर्जी के यहां से तो आप जानते ही हैं ईडी ने कितने करोड़ों रुपए बरामद किए थे, उनकी महिला मित्र के यहां से बरामद किए थे। 102 करोड़ रुपए में कैश और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे, जो कि अभी जेल में हैं। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई केंद्र सरकार विपक्ष के ऊपर कर रही है, तो भाई ये धन कहां से मिल रहा है? ये भी तो विपक्ष के नेताओं के यहां से मिल रहा है ना। एक जस्टिस गांगुली हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी करी थी कि बंगाल में संवैधानिक ढांचा बिगड़ गया है। वहां पर जजों के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए। ये कौन लोग करते हैं? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती? हाई कोर्ट के कहने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? इसका जवाब कौन देगा? तो केंद्र सरकार को चाहिए सख्त से सख्त कदम उठाए। केंद्र सरकार के पास पावर बहुत है, तो अमित शाह जी से गुजारिश है, केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जो ये टीमें हैं सीबीआई की, ईडी की या इनकम टैक्स की, इनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये तो अधिकारी दबंग निकले जो शाहजहां शेख को उठा कर ले आए, वरना मनोबल गिर जाता है। क्या एक शाहजहां शेख ही इस देश में है? बहुत से शाहजहां शेख इस देश में पल रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को, कितने मौके देगी ममता सरकार को। हाई कोर्ट
कि जज टिप्पणी कर रहे हैं, राज्यपाल टिप्पणी कर रहे हैं, ईडी के अधिकारियों पे एविडेंस हैं कि किस तरह से हमले हुए। सीबीआई की टीम के खिलाफ तो ममता दीदी खुद अड़ गई थी। तो ये अब सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को, अमित शाह को, कि उन्हें बंगाल बचाना है या ऐसे ही चलता रहना है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।